नाउ आई एम स्टार्ट अर्निंग। तो अब मेरे पास है ना कुछ पैसा सेव भी हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ उस पैसे को इन्वेस्ट भी करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। हर किसी के मन में आता है ना ये डाउट। तो आओ पता करते हैं इस बारे में कि अपन अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कैपिटल को कहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज वैभव नाटानी, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है, बाय पैशन आई एम अ इन्वेस्टर ट्रेडर। ठीक है, मेरे को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग जर्नी, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट करते हुए, स्टॉक मार्केट में या फिर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हुए। ठीक, उसके अलावा मेरे को 5-6 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है, जहाँ पे मैंने बिग फोर कंसल्टिंग, ए एम सीज, म्यूचुअल फंड, हेज फंड इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे को एक थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट जर्नी, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या फिर आपके पैसे को हाउ टू मैनेज द कैपिटल। मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अपन बैक टू वीडियो, अपन वापस वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपना सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपने पास में, हाउ टू स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए सबसे पहले, उससे पहले अपने पास में है ना, ये सबसे पहले मन में ये डाउट आता है कि भैया वाई शुड आई इन्वेस्ट, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले ऑब्वियसली यही आता है क्वेश्चन। मैं, आपके पापा बोल रहे हैं कि है ना सेविंग करो, सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है, मुझे मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन इसके बारे में पता करेंगे कि भैया इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन आता है अपने पास में कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट। अच्छा चलो, मुझे पता लग गया कि है ना मुझे इन्वेस्ट कहाँ कर, मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना ज़रूरी है, लेकिन अब मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, मेरे को यही नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो बेटा, लेकिन स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, जो शायद आम जनता को पता ही नहीं है, एक जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है, जो कॉमर्स फील्ड से नहीं आते, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको पता ही नहीं होता है कि और क्या क्या ऑप्शन है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हमारा पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो एक वो हो गया ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मैं, चलो पता लग गया कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, अब मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, बट मेरे को ये नहीं पता लगा अभी तक कि मैं जहाँ इन्वेस्ट करूंगा वहां से मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो मुझे ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि भैया मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो अपन तीन तीन क्वेश्चंस के बारे में, तीन सवालों के बारे में आज जवाब पता करते हैं। अगर अपने को ये पता लग गया तो अपने को ये पता लग जाएगा कि अपने को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और कहाँ, मतलब अपने पैसे से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट करें अपन। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आता है कि वाई शुड आई इन्वेस्ट, कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इसका, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अपन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक सैलरीड इनकम, सैलरीड क्लास में आते हो आप। ठीक है, आपकी एक जॉब है, आप जिससे आप सैलरी आती है आपको हर महीने के महीने, आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम ये है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल की सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है, सैलरी वाली। एक और हो सकती है कि आपके पास एक घर है जिसके अंदर आपके 2-4 कमरे खाली है, जिसमें आपने उसको रेंटल इनकम पे चढ़ा दिया, तो आपकी एक रेंटल इनकम भी हो गई। ठीक है, तो अगर अब आप चाहते हो कि भैया इस महंगाई के ज़माने में मेरी एक और सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, तो आप एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप अपना इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। योर मनी विल वर्क फॉर यू, यू विल नॉट वर्क फॉर मनी, योर मनी विल वर्क फॉर यू। देयर इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। आप पैसों के लिए काम करो या फिर पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हर किसी के है ना, हर किसी को आज इस महंगाई के ज़माने में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, अगर किसी के पास एक सोर्स ऑफ इनकम है तो चाहिए उसको कि आज उसके दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो कर सके, वो कुछ भी कैसे ना कैसे कर सके। भगवान ना चाहे बट आपको जॉब से निकाल दिया तो आपकी जो एक इकलौती सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी, वो भी रुक जाएगी। आपके खाने के लाले पड़ सकते हैं भाई साहब, याद रखना। तो हमेशा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रेडी होना जरूरी है, और जिसके पास दो सोर्स ऑफ इनकम है उनको तीनों सोर्स ऑफ इनकम रेडी करने की ज़रूरत है। तैयार कर लो जितना जल्दी हो सके, उसको बना लो अपना तीसरा सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट फ्यूचर। ठीक है, तो अपन पता करते हैं कि अपने को क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखो, एक तो होता है कि आपके पास में रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, जो लोग सैलरीड वाले हैं वो लोग कहीं कभी ना कभी 50 या 60 साल की एज में रिटायर होने वाले हैं। रिटायर भी नहीं होता है तो हो सकता है कि उनको कंपनी वाले धक्के दे के निकाल दे कि भैया अब हमें यंग रिसोर्सेज चाहिए, यंग माइंड्स चाहिए, आप लोग पुराने हो चुके हैं, अब आप लोगों से काम नहीं हो रहा है तो हम आपको निकाल देते हैं। ऐसा, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, कोई मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आपके आसपास में, आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके साथ में, अगर आपने उस वक्त
इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया होता, अगर आपने एक रिटर्न जनरेट कर ली होती, अगर आपको एक रिटर्न मिलने लग जाती, तो आपको शायद इतना डर नहीं लगता, भैया निकालता हूँ दूसरी नौकरी ढूंढ लेके। दूसरी नौकरी मिल जाती है जरूरी, बट इतनी जल्दी मिले जरूरी नहीं है, हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने का गैप हो जाए, ठीक है, लेकिन उस बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस तो नहीं रुकने वाले, एक्सपेंसेस आपके चलते ही रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिल्स हो गए, आपके सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, वो सब आपके चलने ही चलने हैं, वो आप उसको रोक ही नहीं सकते। अगर आपकी इनकम भी रुक गई स्टिल आपके एक्सपेंसेस तो जब तक आप जिंदा हो आपको आप बियर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एक वो हो गया सारा का सारा, आपको इसलिए आपको चाहिए। दूसरी बात, आपको क्यों चाहिए, दूसरी वजह ये है कि कल को आप रिटायर होने वाले हो, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द पीपल गवर्नमेंट जॉब से तो है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स मिलना ईजी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम प्राइवेट जॉब तो आपको पेंशन तो भैया मिलने वाली है नहीं, तो आपको अपने लिए एक रिटायरमेंट जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो आपके हो गए ही, तो उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो आपको एक वो वाला कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको रिटायरमेंट फंड, ठीक है, आपको एक वो फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक रीज़न ये हो गया कि भैया आपको रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करना है। दूसरा हो गया कि आपके बच्चे हैं, उनकी आपको हायर एजुकेशन देखनी है, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा फंड चाहिए। एक और हो गया, बच्चों की शादी है, अब पढ़ाई हो गई, शादी भी करनी है, तो शादी के लिए आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए। मैं मान के चलता हूँ इंडिया के अंदर 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं एक शादी के अंदर, एवरेज बता रहा हूँ। इससे कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपको पता है करोड़ों की शादी होती है जामनगर में तो वहाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक हो गया आपके पास में इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए, आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाना है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 100 रुपये है, 1 जनवरी 2025 को आपने अपने अकाउंट में 100 रुपये रखे, 31 दिसंबर 2025 को उन 100 रुपये की वैल्यू 90 रुपये रह जाएगी। वो 100 के 100 आपके अकाउंट में पासबुक में 100 रुपये रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू अब घट चुकी है 10%, क्योंकि इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1990 1990 से लेकर 2025 तक आपके घर में से 1 लीटर दूध ही कंज्यूम होता है, ठीक है। सेम है लीटर, 1 लीटर दूध सेम है, लेकिन 1990 के अंदर 10 रुपये लीटर दूध आता था, आज 60 रुपये लीटर दूध है। आपका कंजम्पशन आज भी वो का वही है, बट पैसे आपको 6 गुना ज़्यादा लगने लग गए। अब पहले 10 रुपये लीटर आता था, अब 60 रुपये लीटर होने लग गया दूध। पहले प्योर आता था क्वालिटी वाइज, और आज वो भी नहीं मिलता। आपको सबको पता है कैसे बनता है दूध, यू डोंट नो। पहले गाय देती थी, लेकिन आज फैक्ट्रीज में बनता है दूध, ठीक है, मशीनों में बनता है। कौन सा मिल्क पाउडर मिलाते हैं, वो कौन सा केमिकल मिलाते हैं, कौन सा पानी मिलाते हैं, यू डोंट नो, ठीक है। हमारे पास तो पैक्ड होके आता है, तो आपको खुद को नहीं पता कि वो दूध कैसा है। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कमाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये रखे, वो 10% इन्फ्लेशन मान के चलते हैं अपन, आपके 1 साल बाद उसकी वैल्यू 90 रुपये हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं तो इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5% की रिटर्न आती हो, 10% रिटर्न आती हो, या 20% रिटर्न आती हो। 5% आएगी तो आपने 5 रुपये कमाए, नेट में आपको 5 रुपये का लॉस हो गया, 90 रुपये। 10 रुपये आपको इन्फ्लेशन खा गया, 5 रुपये आपकी रिटर्न आई, 5 रुपये का नेट का लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपये का रिटर्न आता है, 10 रुपये इन्फ्लेशन ने खा गया, 10 रुपये आप रिटर्न के थ्रू कमा लिए, तो आपका नेट ऑफ हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15% या 20% का रिटर्न है, तो वो आपके पास बेनिफिट हो जाएगा ना अकॉर्डिंगली। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो एक ही हो गया। एक और हो सकता है कि मुझे भैया घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मेरे को उसके लिए फंड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फंड इकट्ठा करना है, तो मैं एक फंड इकट्ठा करूँ जिससे मेरे को उस पर रिटर्न भी मिल जाए, और मेरे को ज़्यादा, मैं अपनी गोल को जल्दी अचीव कर सकूँ। मेरे को एक वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करनी है। एक ऑप्शन ये एक ये वजह हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो आज अभी अपन ने पता किया, ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि वाई शुड आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक, वाई शुड आई इन्वेस्ट, ठीक है। तो अपन ने पहले क्वेश्चन का आंसर पता कर लिया, जब उनको जवाब मिल चुका है कि अपन को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर शुड आई इन्वेस्ट, कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। इंडिया के अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। पहला होता है फिक्स्ड इनकम के अंदर, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। दूसरा होता है अपने पास में इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरा होता है अपने पास में कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। चौथा होता है अपने पास में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। इन 4 चीज़ों के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, अपने पैसे को।
अपन सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिलती है पूरे साल भर के अंदर, कोई फ्लक्चुएट नहीं मिलता है आपको। पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले बता दिया जाता है कि भैया आपको साल भर इतना रिटर्न जनरेट करके देंगे हम, आपको उतना मिल जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ईयर जरूरी नहीं है कि आपको ईयरली रिटर्न मिले, आपको क्वार्टरली रिटर्न भी मिल सकता है, सेमी एनुअल रिटर्न भी मिल सकता है, 6 महीने में मिल सकता है, या फिर साल भर में मिल सकता है, जिसको अपन एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन पता करते हैं कि अपन जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है कितने तरीके के होते हैं। देखो, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये 4 तरीके के होता है। पहला, तो आप इसके अंदर बैंक के अंदर एफडी करा सकते हैं, सबसे पापा की फेवरेट। ठीक है, बैंक के अंदर एफडी करवा सकते हो आप। दूसरा होता है आपके पास में आजकल बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट। आजकल है ना, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, बॉन्ड्स इशू करती है। इनको कुछ ना कुछ पर्पस के लिए फंड चाहिए होता है, फंड इकट्ठा करने के लिए ये मार्केट के अंदर बॉन्ड इशू करती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, या फिर ट्रेजरी बिल्स हो गए, इस तरीके के हो सकते हैं। चौथा हो गया बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, जैसे गेल हो गया, एनएचएआई हो गया, ठीक है, हुडको हो गया, नबार्ड हो गया। ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये भी किसी ना किसी पर्पस के लिए अपना फंड रेज करते रहते हैं, और इस वजह से ये आप बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड इशू करते हैं। और चौथी कैटेगरीज आती है आपके अंदर बॉन्ड इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज भी होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, बजाज, ये लोग भी है ना मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू करती है अपने फंड रेज करने के लिए। तो आप वहाँ भी अपना जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। सबका फेवरेट आता है दूसरी कैटेगरी, इक्विटी। भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है भैया, स्टॉक मार्केट चल रहा है आजकल सब जगह। तो ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट हो गया अपने पास में, ये इक्विटी वाला हो गया। ठीक है, आप सब लोगों का फेवरेट। तो अपन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आती है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भैया बड़े लोगों का खेल है, वीडियो देखने वाले लोगों का नहीं है, पहले ही बोल दूं मैं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, रियल एस्टेट की जो यूनिट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, हज़ारों रुपए से कुछ नहीं हो सकता, 1-2 लाख, 10 लाख से भी कुछ नहीं हो सकता। आपको कम से कम 50-60 लाख, 70-80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उसके ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अंदर है ना वैकेंट लैंड्स आते हैं, खाली ज़मीन आती है, एग्रीकल्चर लैंड आता है, प्लॉट्स आते हैं, फ्लैट्स आते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल सब तरीके की आती है, जिसके अंदर आप बाय करके सेल कर सकते हो। इसके अंदर आप, इसमें 2 तरीके की इनकम होती है आपके पास में, एक रेंटल इनकम होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू इनकम होती है। रेंटल इनकम इन द सेंस कि आपने खरीदा, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, आपके पास रेंट आ रहा है हर महीने के महीने। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द सेंस आपने उसको खरीदा, खरीदने के बाद में आपने उसको 1-2 साल रखा, फिर उसमें आपने उसको बेचा, तो आपके पास में एक डिफरेंस का अमाउंट आया। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 2 करोड़ में बेची, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं कमोडिटीज भैया, गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर के अंदर अभी तक तो अभी चारों तरफ सोना ही चांदी चल रहा है। सोना ही सोना इतना महंगा हो गया, 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंच चुका है सोना। ठीक है, तो सब लोग सोने की बात कर रहे हैं कि सोने ने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। बात करते हैं अपन कि क्या सच में सोने ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है क्या? हाँ, इस साल तो दिया है, लेकिन क्या 10-15 साल में दिया है? तो अपन उसके आगे बात करेंगे कि कितना रिटर्न मिलता है, तीसरे नंबर की क्वेश्चन ये है। तो अपन इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। ठीक है, एक चीज़ और बता दो, गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो करेंसी नोट्स होते हैं ना, करेंसी पेपर नोट, 500 का, 100 रुपए का नोट, वो गवर्नमेंट ने बनाया होता है। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो भगवान ने बनाया है। ठीक है, गोल्ड इज नॉट अ गवर्नमेंट करेंसी, गोल्ड इज अ गॉड्स करेंसी। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी अप्रिशिएट नहीं होती है, अप्रिशिएट ही होगी हमेशा इसकी, गोल्ड की वैल्यू। ठीक है, तो आपने पता कर लिया कि डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक और कैटेगरी होती है जो अभी नई नई आई है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक नया डायनेमिक और वाइब्रेंट फील्ड है। ठीक है, बहुत थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारी नए रेगुलेशंस नहीं बने, कोई रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा क्रिप्टो करेंसी में स्कैम हो गया, यू रियली, तो होता है, एक्चुअली में होता है। तो यू रियली नीड अ ग्रेट स्किल्स आपको चाहिए उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो रियली अ गुड क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में, क्योंकि ये फ्यूचर एक तरीके का क्रिप्टो करेंसीज। पता नहीं आगे कैसे कैसे ये फ्यूचर में बनेगा, क्या नहीं बनेगा, अभी तक क्लैरिटी नहीं है लोगों को, बट ये फ्यूचर है, लोगों को इतना पता लग चुका है। ठीक है, तो अगर नहीं होता तो अभी तक तो ये खत्म हो चुका होता है। ये बबल नहीं है, इट्स नॉट अ बबल, इट्स अ फ्यूचर एक्चुअली। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी हो गया आपके पास में।
अब अपन ने पता कर लिया है कि अपने पास अपन अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को भैया आपने बता दिया कि यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन अपना यही तो था कि हाउ मच रिटर्न आई विल गेट। ठीक है, तो अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो पहला है अपन ने एसेट क्लास जो सबसे पहले डिस्कस किया था कि एफडी मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी के अंदर जनरली साल भर का 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी थी अपने के अंदर, एफडी के अंदर ही कैटेगरी थी, एसेट क्लास हो गई, एक एसेट क्लास हो गई, एसेट क्लास के अंदर कैटेगरीज हो गई। तो पहली कैटेगरी हो गई अपने पास में एफडी, दूसरी कैटेगरी हो गई अपने पास में सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर भी अपने पास में 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, लेकिन एक होती है अपने पास में बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज, तो इसके अंदर अपने को 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है। एक होती है बॉन्ड्स इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, ये हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को 9 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज ये थोड़ी रिस्की होती है। फाइनेंस के अंदर एक टर्म होता है हाई द रिस्क हाई द रिवॉर्ड, या हाई द रिस्क हाई द रिटर्न। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, आप जितना पैसा खोने की कैपेसिटी रखते हो, आप उतना पैसा कमाने की औकात रखते हो। सिंपल देशी भाषा में अगर आपको समझाओ तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हाई द रिस्क हाई द रिटर्न। तो एक प्राइवेट गवर्नमेंट कभी पैसा लेके भागेगी नहीं, गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा एकदम रिस्क फ्री है एकदम। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसलिए उसका रिटर्न भी बहुत कम होता है, 3-4% इतना ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है, एफडी से भी कम होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज हमने देखा है कि लोग भाई साहब लंदन में भाग जाते हैं, भाग सकती है कंपनीज, डूब सकती है, तो उसके अंदर थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए उसके अंदर रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, 9 से 10% होता है। ठीक है, अगली कैटेगरीज आती है अपने पास में इक्विटी। इक्विटी के अंदर अगर आप इंडेक्स की बात करो, निफ्टी या सेंसेक्स की, तो उस उन्होंने लास्ट 10-15 साल के अंदर 12% का सीएजीआर जनरेट किया है। सीएजीआर क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, साल भर में कितना कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ इंडेक्स कितना रिटर्न दे रहा है अपने को ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो मतलब 12% का वो दे देता है। 12% इज अ बेयर मिनिमम, इसके ऊपर ही देता है। 15%, 18% तक आराम से, 20% भी देखा, 24% भी। अगर आपने एक बहुत अच्छा अपनी रिस्क को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, आपने अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, नॉलेज डेवलप कर ली, लर्निंग्स आपने बहुत अच्छे से डेवलप कर ली, तो ऐसे भी स्टॉक्स है जो साल भर में 100%, 200%, 500% या 1000% भी रिटर्न देते हैं। ठीक है, ऐसे भी स्टॉक्स है मार्केट के अंदर। मैं अभी आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है मार्केट के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है मार्केट के अंदर, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स है, बट उसके लिए बहुत रिस्की होता है वो। उसके अंदर आपके कैपिटल जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना वो रिवॉर्ड देगा उतना ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क के अंदर आपके पैसे जाने के भी चांसेस होते हैं उतने ही। ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा आता है अपने पास में, एक होता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट कितना रिटर्न जनरेट करता है, देखो कैपिटल एप्रिसिएशन का तो कुछ रिटर्न है नहीं, क्योंकि आपने 1 करोड़ में खरीदी, हो सकता है उसकी वैल्यू 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, आपने कोई एक लैंड थी बहुत दूर आउटर एरियाज के अंदर थी, आपने खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन पता लगा 2 साल बाद में वहाँ से हाईवे निकल रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया वहाँ पे, तो एकदम से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है उसके अंदर। बात करूँ मैं रेंटल ईल्ड्स की, इसमें अपन को रिटर्न कितना मिलता है, तो इंडिया के अंदर 2 से 3% या मैक्सिमम 4% मिलता है रेंटल ईल्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि रेंटल ईल्ड्स इंडिया के अंदर बहुत कम है अभी भी। एक अलग कैटेगरी होती है अपने पास में कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर आपके पास में आता है गोल्ड और सिल्वर आ जाता है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर अगर लास्ट 1-2 साल की बात नहीं करें, तो गोल्ड और सिल्वर ने 5 से 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 15-20 साल के अंदर। लेकिन 1-2 साल इज जस्ट गोल्ड के लिए एक बहुत ओवर द नॉर्मल ईयर है, एक एबनॉर्मल ईयर है, जिसके अंदर गोल्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 38%, 40% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है गोल्ड ने। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो एक वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक एक क्रिप्टो करेंसीज वाली अपन भी बात कर लेते हैं उसकी भी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वहाँ पे एक दिन में आपको 100% रिटर्न भी मिल सकता है, एक दिन में, सही बोल रहा हूँ, एक दिन में। और एक दिन के अंदर जीरो भी हो सकती है आपकी पूरी की पूरी कैपिटल, जीरो। जीरो मतलब एकदम जीरो हो सकती है भैया। आपने 10 लाख रुपए लगाए, हो सकता है सुबह लगाए हो शाम तक वो जीरो हो गए हो सकता है कि आपने 1,000 रुपए लगाए हो, सुबह आपने लगा के छोड़े, शाम तक आपके वो 1,000 के 1 लाख या 5 लाख हो गए, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ा वोलेटाइल नेचर है, अनरेगुलेटेड एरिया है, तो कभी भी कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने 3 सवालों के जवाब पता करे, वाई शुड आई इन्वेस्ट, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, हाउ मच रिटर्न आई विल गेट। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं अपन कि रिटर्न और रिस्क
कितना रिटर्न चाहिए और कितना रिस्क चाहिए, कितना रिस्क मैं लगा सकता हूँ। तो अपन इसकी एक बात कर लेते हैं कि मैं कितना रिस्क सहन करने की क्षमता है मेरे अंदर, वो कैसे पता लगेगा मेरे अंदर। देखो, अगर आप नए नए हो, मार्केट अभी नया नया पैसा कमाने स्टार्ट किया है, आपकी उम्र 20-25 साल है, 30 साल है, तो अभी आपके पास कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेते भी हो, अगर आप थोड़ा उसके अंदर आपको रिस्क लेने की वजह से थोड़ा लॉस भी हो जाता है, तो आपके पास रिकवर करने का बहुत ज़्यादा टाइम है, स्कोप है, आप वापस अपनी कैपिटल बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात है कि रिस्क उतना ही लेना चाहिए, एक गलती उतनी ही करनी चाहिए कि हम दोबारा दूसरी गलती करने की हमारे में कैपेसिटी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने पहली गलती इतनी बड़ी कर दी कि दूसरी गलती करने के लायक ही नहीं बचे हम पर, कि नेक्स्ट टाइम कुछ करने के लायक ही नहीं बच रहे, ठीक है। तो गलती हमेशा उतनी ही करनी चाहिए कि हम दूसरी गलती वापस से कर सके, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। इफ़ यू आर टॉक अबाउट कि जो किसी की एज 50-60 साल है, जो रिटायरमेंट के बहुत नियर है, जिसको एक रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि उसके रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए लाइफ में। बिकॉज उसके लिए रिस्क कम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पैसा गया तो उसके पास कमाने के स्कोप बहुत कम है अभी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसका रिटायरमेंट होने वाला है। जिसका भी 50-60 की उम्र है, उनके पास मुश्किल से 5-10 साल और हो गए, ठीक है, काम करने के। इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। उनको रिस्क एकदम कम से कम लेना चाहिए। तो उनके लिए फिर जैसे मैंने बताया कि रिस्क कम लोगे तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, बट ठीक है, रिवॉर्ड आपको कम से ही करना पड़ेगा संतुष्ट। बिकॉज अगर आपने रिस्क ज़्यादा लिया, अगर आपकी कैपिटल अटक गई कहीं पे, तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे पापा है, दादाजी है, हमारे कोई भी है, अंकल आंटी है, जो रिटायरमेंट होने के बहुत नियर है, तो उनको आप समझाओ कि हाँ भैया, इक्विटी मार्केट अब आप लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा दूर हो जाओ। लेकिन कंप्लीटली मत करो। फॉर एग्जांपल, आप अपने पूरे कैपिटल का 10% या 20% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड सिल्वर के अंदर, इन्वेस्ट कर कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर बहुत बड़ा अगर कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड्स आ सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज इक्विटी मार्केट में क्या होता है ना, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज आपने पैसा लगाया, कल को आपकी कोई गलत न्यूज आ गई, वॉर हो गया, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हो गई, इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है, रिसेशन का दौर आ रहा है, एकदम से मार्केट गिरने लग गया, तो आपका पैसा अटक जाएगा। और पैसा अटकता है तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए अटकता है। कभी कभी पैसा सालों के लिए अटक जाता है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अटक जाता है पैसा, आपका मार्केट में ब्लॉक हो जाता है। अब उस केस के अंदर या तो आपको लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा अगर आपको होगा तो, ठीक है। लेकिन आप जैसे एफडी में लगाते हो, तो आपको में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा सेफ रहता है, प्रिंसिपल तो हमेशा सेफ रहेगा, उसके ऊपर आपको ओवर एंड अबव रिटर्न मिलता है, ठीक है। 5%, 2%, 5%, 10% जो भी होता है आपका, वो उसके ओवर एंड अबव मिलता है। बट इक्विटी मार्केट के अंदर तो प्रिंसिपल अमाउंट ही आपका जाने का, आपकी जो मूल कैपिटल होती है वही जाने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो हमेशा जो रिटर्न होता है वो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जवान हो तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एज हो चुकी है तो आपको रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिस्क लोगे तो उतना ही बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। रिस्क कम लोगे तो रिवॉर्ड कम मिलेगा, ठीक है। तो यही आज का एक छोटा सा एक वीडियो था, ठीक है। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली हो, आपकी कुछ नॉलेज इनहेंस हुई हो, ठीक है। कुछ गलती हुई हो वीडियो बनाने में तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और आई होप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो सब कर देना। थैंक यू सो मच।